मैं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका भाई अजय शर्मा। क्योंकि हमने पिछले 2 दिनों में 2 वीडियो डाली हैं, बहुत सारे साथियों ने वीडियो पे लाइक किए हैं, कमेंट किए हैं। सभी साथियों का साधुवाद, धन्यवाद। आज हम लोग बात करते हैं इतिहास के ऊपर, जो कि अपना चैनल हिस्ट्री से ही डिवोटेड है। तो हम सारे लोगों को अनेकों अनेक डेफिनेशन पढ़ने के लिए मिली होंगी, स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, कोचिंग संस्थानों में। अलग अलग तरीके की डेफिनेशन आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो आज हम एक्चुअल हिस्ट्री है क्या उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि इतिहास है क्या। बहुत सारे टीचर्स मैंने देखे हैं कॉलेज की स्टडी के दौरान, स्कूल के दौरान, बच्चे पूछते हैं हिस्ट्री क्या है, तो बोलते हैं कि जो बीत गया वो इतिहास है, जो चला गया वो इतिहास है। तो अगर जो बीत गया वो इतिहास है, तो करंट अफेयर्स फिर क्यों पढ़ते हैं हम लोग। एक बात याद रखनी है सभी साथियों को, कोई भी टॉपिक जब तक उसको 40 ईयर्स ना हो जाए अपने सिलेबस में हिस्ट्री में इंक्लूड नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम देखते हैं कि भाई हाँ, हम हिस्ट्री ही क्यों ले अपने ऑप्शनल में। तो 2-3 फायदे हैं इसके। पहली बात तो कुछ जीएस का जो पोर्शन है वो आपको हिस्ट्री से हेल्प मिलेगी। आपके प्री में क्वेश्चन आगे मान लो 10, तो आपको हेल्प मिलेगी नेचुरली रूप से। जब हम मेंस की बात करेंगे तो मेंस में हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके फैक्ट्स कभी चेंज नहीं होते, सिलेबस कभी चेंज नहीं होता। तीसरी बात क्या होती है कि हिस्ट्री से आपको पता चलता है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स कब शुरू हुए, कहां से शुरू हुए। इसीलिए किसी ने बोला है हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। तो टॉपिक के ऊपर आते हैं हम। आज हम देखेंगे कि इतिहास है क्या। तो कोई भी 2 टाइम पीरियड हम लोग ले लेते हैं दोस्तों। मान लो एक लिया हमने 1500 एडी, एक लिया हमने 1900 एडी। कोई भी 2 टाइम पीरियड उठा सकते हैं हम लोग भाई, 1000 बीसी उठा लिया, 500 बीसी उठा लिया, कोई भी 2 टाइम पीरियड हम लोग लेते हैं। एक बात याद रखना आप सारे लोग, सिविल सर्विसेज में जब भी हम क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं, 4 फील्ड का हमेशा ध्यान रखना है हमें। बहुत सारे बच्चों पे गड़बड़ होती है कि वो किसी एक फील्ड के ऊपर ही 80%, 90% या 100% क्वेश्चन लिख देते हैं, मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। 4 फील्ड कौन से जिनके ऊपर हमें लिखना है। सबसे पहले है सामाजिक, सामाजिक अक्षेत्र। समाज बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत पुराना है। जो लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं उनको डिटेल में पता होगा। क्या समाज एक दिन में तैयार हुआ साथियों? एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता है। हमें समाज की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले हम किसी भी सोसाइटी में नहीं थे, सब अलग अलग रहते थे बिल्कुल। जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं अपनी सिविलाइजेशन की, अपनी सभ्यता की, तो हमें समाज की जरूरत क्यों पड़ी? शुरू में क्या हुआ कि चूंकि जंगली जानवर जो हैं हम उन्हीं के साथ रहते थे, आज की तरह तो घर होते नहीं थे, तो हम लोगों को जंगली जानवरों से ही लड़ना भी था, उनका शिकार भी करना था। तो हमने क्या किया कि एक ग्रुप बनाने शुरू किए। अगर मान लो कोई एक सिंगल बच्चा है, सिंगल आदमी है, आपको पता है वो किसी एक बड़े जानवर को नहीं मार सकता, लेकिन अगर 20-30 लोग इकट्ठा हो जाए तो पूरी संभावनाएं हैं कि हम किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं। हमने शुरू में फूड के लिए एक छोटे छोटे ग्रुप बनाने शुरू किए। धीरे धीरे टाइम बीता। नियोलिथिक एज में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तो पहले हम भोजन के लिए घूमते थे, इधर उधर खाना बदोशी जीवन जीते थे। बाद में हमने एक ही जगह पे जब हमें खाना मिलने लगा तो हमने एक जगह पे रहना शुरू कर दिया। जिससे क्या हुआ, पहले कच्चे घर बने, कच्ची बस्तियां बनी, फिर पक्की बस्तियां बनी, और आज हम लोग देखते हैं कि पूरे के पूरे मेगा सिटी हैं, मेट्रो सिटी हैं, अलग अलग विलेज और सिटी हैं। तो ये सोशल फील्ड था। दूसरा था इकोनॉमिकल या आर्थिक क्षेत्र। इसमें 3 अवस्थाएं किसी भी 3 फेज से गुजरती है कोई भी सिविलाइजेशन। पहला क्या था कि हम लोग हंटर थे, शिकारी थे, संग्रहकर्ता थे। संग्रहकर्ता का मतलब ये नहीं है कि आज की तरह हम हमारे भोजन को स्टोर करके रखते थे, नहीं, हम इकट्ठा करके खाते थे। पेड़ से मिल जाए, कंदमूल मिल जाए, फ्रूट मिल जाए, हम 2-4 उठाते थे, खाते थे। हम पूरे तरीके से डिपेंड थे
पेड़ पौधों पे, एनिमल्स पे। दूसरा फेज जो उसका आया, उसमें क्या हुआ, हमने प्रोडक्शन शुरू किया, लेकिन प्रोडक्शन हम इतना ही कर पाते थे कि हम लोग अपना पेट भर सके। तीसरा फेज जो इकोनॉमी का आया है आर्थिक क्षेत्र में, कि सरप्लस इकोनॉमी हुई, कि हम लोगों ने इतना प्रोडक्शन करना शुरू किया कि हम अपने साथ, अपने अलावा दूसरे लोगों का भी पेट भर सकते हैं। जैसे अब मान लो आपके पास 10 एकड़ जमीन है, खेत है, उससे जितने गेहूं हो रहे हैं, चावल हो रहे हैं, क्या आप लोग घर में रख लोगे उसको? अपने यूज के लिए रखते हैं, बाकी हम उसको मार्केट में जाके बेच देते हैं। उसको बोलते हैं सरप्लस इकोनॉमी, आर्थिक क्षेत्र। तीसरा है राजनीतिक क्षेत्र। भाई हम देखते हैं अभी दुनिया के ज्यादातर देशों में डेमोक्रेसी है, अपने देश में भी डेमोक्रेसी है काफी सालों से, लेकिन क्या डेमोक्रेसी शुरू से है? डेमोक्रेसी से पहले क्या था? राजतंत्र था, मोनार्की सिस्टम था, राजा के ही हाथ में सारी ताकत होती थी। उससे भी पहले कोई ना कोई सिस्टम रहा होगा। बिल्कुल शुरू में जब हम बात करते हैं, तो जब हमने ग्रुप में रहना शुरू किया, कबीलों में रहना शुरू किया, अलग अलग कबीले होते थे, तो जो सबसे फिजिकली ताकतवर इंसान था उसे हम कबीले का सरदार मानते थे। फिर क्या हुआ, जब हम वैदिक एज में देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में, उसके पास एक निश्चित भूमि होनी शुरू हो गई, जिससे क्या हुआ, वो राजतंत्र की शुरुआत हुई कि उसके पास पद भी हो गया और उसके पास एक भूमि भी हो गई, राज करने के लिए लोग भी हो गए। फिर राजतंत्र से लोकतंत्र आया, तो लेकिन डेमोक्रेसी आई क्यों? मोनार्की सिस्टम की वजह से। ये क्वेश्चन है, बहुत लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, मैं आपको बता देता हूं। जब भी राजतंत्र में, मोनार्की सिस्टम में सत्ता बदलती थी, तो बहुत ज्यादा खून खराबा होता था, बहुत लोग मारे जाते थे, राजा की फैमिली को मार दिया जाता था, उसके रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को। सारे स्कॉलर्स ने सोचा कि ऐसा कब तक चलेगा, इसलिए एक आसान रास्ता ढूंढा गया कि सत्ता भी परिवर्तित हो जाए और खून खराबा भी ना हो। इसलिए हम डेमोक्रेसी लेके आए दुनिया में, कि अब सत्ता बदलती है। हर कुछ देशों में हर 4 साल में चुनाव होते हैं, जैसे यूएससी में, कुछ में 5 में होते हैं जैसे भारत में। लेकिन जब भी सत्ता बदलती है तो खून खराबा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि पुराने राजा को, पुराने पीएम को, राष्ट्रपति को मार दिया जाए या कुछ और ऐसी वायलेंस किया जाए। तो ये देखा हमने राजनीतिक क्षेत्र। तीसरा हम देखते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र। इसमें 2 बातें याद रखेंगे हम। एक होता है सभ्यता, एक होता है संस्कृति। बहुत कम लोग डिफरेंस बता पाते हैं दोनों के बीच में क्या है। एक ही सिक्के के दोनों एक ही जैसे पहलू है, लेकिन एक बात याद रखना आप सारे लोग, सभ्यता क्या है? सभ्यता वो है जो हमें हमारी आंखों से चीजें दिखाई देती हैं। जैसे हम कैसे घरों में रहते हैं, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कैसा खाना खाते हैं, हम कैसे बर्तनों में खाना खाते हैं, कैसे आभूषण पहनते हैं, ये हो जाता है हमारा सिविलाइजेशन। दूसरा होता है संस्कृति, मतलब कल्चर। कल्चर एक इनविजिबल चीज है, कल्चर हमें दिखाई नहीं देता। जैसे कि हम कहते हैं कि वो मंडे को फास्ट करता है या करती है, तो क्या हमें फास्ट दिखाई देता है? लेकिन हम कहते हैं कि ये तो हमारी संस्कृति है। एक पॉइंट याद रखना, सिर्फ सभ्यता विजिबल है, कल्चर अनविजिबल है। तो ये 4 फील्ड हमने देखे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। इन चारों फील्डों में जब हम देखते हैं विकास, डेवलपमेंट हुई है, सारे फील्डों में मैंने बताया कि हम कैसे लेके कहां तक चले, कबीलों से चले, फिर मोनार्की सिस्टम, फिर डेमोक्रेसी, सेम आर्थिक क्षेत्र में, सेम सांस्कृतिक क्षेत्र में। इनमें जो डेवलपमेंट, परिवर्तन, मतलब चेंजेज हुए, वो चेंजेस आप समझ गए होंगे सारी वीडियो देखने के बाद कि कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं। और एक नई चीज है निरंतरता, मतलब कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से मेरा मतलब है कि जो चीज अगर एक बार शुरू हुई तो वो चलती ही जा रही है। जैसे कि विवाह, हजारों साल पहले मैरिज शुरू हुई थी देश में, दुनिया में, खत्म तो नहीं होगी है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, निरंतरता बरकरार है। एग्रीकल्चर शुरू हुआ था, खत्म तो नहीं हुआ, तरीके वैसे बदले, लेकिन करते तो एग्रीकल्चर ही है अब भी हम लोग। तो इन सभी फील्डों में जब हम देखते हैं विकास, परिवर्तन, निरंतरता,
कंटिन्यूटी इसकी तुलनात्मक अध्ययन को, कंपैरेटिव स्टडी को इतिहास कहा जाता है दोस्तों। जब हम किसी भी दो टाइम पीरियड में चारों फील्डों को देखते हैं और उनके अंदर विकास, चेंजेज, कंटिन्यूटी को देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे की, तो इसे इतिहास कहा जाता है साथियों, हिस्ट्री कहा जाता है। अगली क्लास में हम सिलेबस शुरू करेंगे, इनसेंट से हम लोग शुरू करेंगे और जितना भी अपना सिविल सर्विसेज का और पीसीएस का सिलेबस है उसको वीडियो टू वीडियो हम लोग कवर करेंगे। जो मैंने कल बोला था, हमारा यूट्यूब पे चैनल डालने का, वीडियो डालने का मकसद पैसे कमाना नहीं है। हमारा मकसद है कि ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन जिनके पास महंगी फीस के पैसे नहीं हैं, महंगे कोचिंग संस्थानों में दाखिला नहीं ले सकते, और हाँ, अगर एडमिशन जिन लोगों ने ले रखा है वहां कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन चल रही है किसी भी टॉपिक को लेके, तो हम लोग वो दूर करेंगे। हाँ, लेकिन ये मेरा वादा है साथियों कि आप लोग अगर प्रॉपर वीडियो को टाइमली वॉच करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे जिनको जरूरत है, तो आपके एग्जाम में आपको 100% सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है और सभी अपने जितने भी साथी हैं जिनको जरूरत है उनको इस बारे में बता देना है। जय हिंद, जय भारत।